नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेहरान में इजराइल का मिसाइल हमला, तनाव, मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा बढ़ा, अमेरिका का रोल, ईरान इजराइल संकट तेज। मुंबई के चेंबूर इलाके में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन इमारत की 6ठी मंजिल पर काम के दौरान बड़ा हादसा, सेफ्टी किट का इस्तेमाल नहीं करने की जानकारी। उद्धव ठाकरे के राज्यसभा जाने की अटकलों पर लगा विराम, केजरीवाल मामले में केंद्र पर संजय राउत का हमला, एमवीए की इच्छा है उद्धव ठाकरे विधान परिषद में हो, केजरीवाल क्लीन चिट पर केंद्र सरकार पर संजय राउत ने साधा निशाना। विधायक अमोल मिटकरी का बड़ा बयान, प्लेन क्रैश जांच में देरी पर एनसीपी का सवाल, डीजीसीए की अनुमति और ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट पर जताया संदेह। अमित शाह के बिहार दौरे पर विपक्ष ने उठाए सवाल, सीमावर्ती इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के आरोप, मंत्री लखनऊ पासवान ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। तेहरान के आसमान में काले धुएं का विशाल गुबार उठता दिखाई दे रहा है। इजराइल ने राष्ट्रपति कार्यालय को निशाना बनाकर सतर्क मिसाइल हमला किया, जिससे आसपास के नागरिक इलाकों और इमारतों में भयंकर खतरा पैदा हो गया। हमले के तुरंत बाद शहर में अफरा तफरी और भय का माहौल दिखाई दिया। सुरक्षा बल हर तरफ सतर्क और तैनात नजर आया और नागरिक अपने घरों से सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हुए दिखाई दिए। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि यह हमला सिर्फ सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला कदम था ताकि ईरान की संभावित सैन्य कार्यवाही को रोका जा सके। एक अमेरिकी अधिकारी ने यह भी पुष्टि की है कि अमेरिका ने हमले में सहयोग और निगरानी की भूमिका निभाई है। विशेष चेतावनी दिए जा रहा है कि युद्ध की यह सनक मानवता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। ईरान इजराइल तनाव दशकों पुराना है। 1990 के बाद से दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य और साइबर हमले हो चुके हैं। विशेषज्ञों की माने तो यह हमला केवल सैन्य कार्यवाही ही नहीं बल्कि एक सशक्त राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। अगली खबर मुंबई से। मुंबई के चेंबूर स्थित सुभाष नगर की बिल्डिंग नंबर 36 में निर्माणाधीन इमारत की 6ठी मंजिल से 6 मजदूरों की गिरने से उसमें से एक की मौत हो गई, 5 घायल हुए हैं। हादसा बताया जा रहा है कि उस समय हुआ जब मजदूर ऊपरी मंजिल पर ईंटों का काम कर रहे थे। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। 55 वर्षीय रामलू को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 22 वर्षीय गुणाधर राय की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही साथ उन्हें आईसीयू में भी रखा गया। अन्य घायल मजदूरों का इलाज फिलहाल जारी है। प्रारंभिक जानकारी की माने तो मजदूरों ने सेफ्टी किट का इस्तेमाल नहीं किया था और उसी घटना के बाद दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही साथ निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर अब जांच शुरू कर दी गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के राज्यसभा जाने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा है कि ठाकरे राज्यसभा नहीं बल्कि विधान परिषद का चुनाव लड़कर दोबारा विधानमंडल में जाएं। यही महाविकास आघाड़ी की इच्छा है। राउत ने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे ने खुद कभी राज्यसभा जाने की इच्छा जताई नहीं है। उन्होंने कहा आघाड़ी के सभी घटक चाहते हैं कि पार्टी के सर्वोच्च नेता के रूप में वो फिर से सदन में जाकर विधायकों का मार्गदर्शन करें। अशी इच्छा कधी व्यक्त केलेली नाही। ते आमच्या पक्षाचे सर्वोच्च नेते आहेत, शिवसेना पक्ष प्रमुख आहेत। महाविकास आघाडीतल्या सर्वच घटकांची इच्छा आहे की त्यांनी पुन्हा विधिमंडळात जावं आणि तिन्ही पक्षाच्या आमदारांना कायम मार्गदर्शन करावं, ये सगळ्यांची आमची इच्छा है। अरविंद केजरीवाल जी को कल स्पेशल कोर्ट ने लगभग बाइज्जत बरी किया। उनके साथ मनीष सिसोदिया जी और 23 लोग है महत्वपूर्ण। जिस तरह से सिर्फ दिल्ली की विधानसभा केजरीवाल और उनके पार्टी के हाथ से निकालने के लिए या लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जिस प्रकार से लोगों ने चुनी हुई एक सरकार और मुख्यमंत्री को बदनाम किया गया, जिस तरह से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को सीबीआई ने घर से पकड़कर घसीटकर जेल तक लेके गए, ये बहुत ही चित्र डरावना था, हाँ, चिंताजनक था देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए। और ये सब किसने किया? ये हो गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर उस वक्त के जो थे, हाँ, उनके आदेश, उनके मर्जी से हुआ।
ये बहुत ही चित्र गंभीर था। जिस तरह से कल केजरीवाल जी रो पड़े, आपने देखा होगा कि कितना सदमा उनको पहुंचा था उस वक्त। तो अब मेरी ये मांग है, जिस प्रकार से आपने गलत काम किया सरकार ने, केंद्र सरकार के आदेश से सीबीआई ने, सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने केजरीवाल जी की माफी मांगनी चाहिए। आप जिम्मेदार हैं, सीबीआई आपके अधीन है, तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने केजरीवाल जी की माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, जिस सीबीआई अधिकारी और अफसर के आदेश से ये हुआ है, उसका निलंबन, उसका सस्पेंशन होकर उनके ऊपर भी केस चलनी चाहिए, झूठा मुकदमा था। दो साहब, अजीत पवार प्लेन क्रैश मामले की जांच को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने कहा कि अजीत दादा की विमान दुर्घटना को 1 महीना पूरा हो चुका है, मगर अब तक जांच में कोई ठोस प्रगति नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा, दुर्घटना के बाद पूरे देश में शोक और निराशा का माहौल था। आज भी महाराष्ट्र सदमे में है। मिटकरी ने सवाल उठाए कि 1 महीने बाद भी कई अहम सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब, इनके फ्लाइट क्रैश को आज पूरा 1 महीना हो रहा है। आज 28 फरवरी है। इसी दिन पिछले महीने में एक दुर्घटना हुई थी जिससे पूरा देश सुन्न था। देश में काफ़ी निराशा का चित्र वहाँ पे दिखा और आज तक 1 महीने तक महाराष्ट्र का कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जहाँ अजीत दादा की यादें आज भी ताज़ी नहीं होगी। लेकिन 1 महीने में बहुत सारे सवालात अभी भी बाकी रहते हैं। साहिल मदन कहाँ है, यश कहाँ है, सुमित कपूर कहाँ है। डीजीसीए ने जिस तरीके से वीएसआर वेंचर को एक परवानगी दी थी या उनको एक अथॉरिटी दी थी दादा को टेक ऑफ करके बारामती ले जाने तक, तो बारामती जैसी सेफ लैंडिंग जहाँ हो सकती है, जहाँ कई बार अजीत दादा हो, पवार साहब हो, आना जाना उनका रहता था, वहाँ पे इस तरीके से फ्लाइट क्रैश होना और बहुत सारी संदिग्धता सीसीटीवी फुटेज से लेके दादा के वीएसआर वेंचर में बैठने तक की अभी भी कायम है। 1 महीने में क्या हाथ में आया, तो 1 महीने में ब्लैक बॉक्स मिला और ब्लैक बॉक्स भी पहले जला हुआ मिला, फिर उसका डेटा रिकवरी के लिए बाहर देश भेजा गया। 1 महीने में क्या हासिल हुआ, तो 1 महीने में उच्च स्तरीय जांच की गतिविधियां और उच्च स्तरीय जांच की जिस तरीके से शब्द दिया गया वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। 1 महीने में क्या हासिल हुआ, तो इस 1 महीने में अजीत दादा जैसे बड़े नेता के विमान दुर्घटना पर डीजीसीए पर सवाल उठाने के लिए जब 4 विधायक महाराष्ट्र के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनको एफआईआर भी नहीं उनका दर्ज हुआ। ये 1 महीने में अजीत दादा जैसे बड़े नेता के जाने के बाद का महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। आज 1 महीना पूरा हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ता है कि अजीत दादा जैसे नेता के न्याय के लिए अगर एफआईआर भी दर्ज नहीं होती हो तो मुझे लगता है महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से, महाराष्ट्र की हित से उचित नहीं। हम दादा को अभी भी मिस कर रहे हैं और दादा जैसा नेता महाराष्ट्र से इस तरीके से चले जाना, अभी तक वो सदमा महाराष्ट्र में घर घर में कायम है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसी है या फिर महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं असक्षम है इस पूरे मामले को जांच करने को लेकर? मैंने असक्षम तो नहीं कहा, लेकिन कार्य करने का जो फास्ट ट्रैक चाहिए उस तरीके से फास्ट ट्रैक अभी तक इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो दिखता नहीं है वो काफ़ी शर्मनाक है। हम चाहते हैं कि सीआईडी इंक्वायरी, यानी कि कम से कम सीसीटीवी फुटेज तो दादा का मिले वीएसआर में बैठने तक का, करीना गेट नंबर 8 से वीएसआर तक। तो जांच चल रही है तो बिल्कुल चल रही है, लेकिन जांच करने का तरीका जिस तरीके से डिले हो रहा है उसके बारे में संदिग्धता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर विपक्ष द्वारा जो सवाल उठाए गए, अब उस पर राज्य सरकार ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सीमावर्ती क्षेत्रों को काटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मंशा है। अब इस पर बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि गृह मंत्री का 3 दिवसीय दौरा पूरी तरह सुरक्षा समीक्षा के लिए था। पूरे बिहार के जनमानस, अरे भाई भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद दे रहे हैं, जो आज गृह मंत्री जी 3 दिवसीय दौरे पर बिहार में, और सीमांचल का जो भाग है, सीमांचल का जो क्षेत्र है, किशनगंज हो गया, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, ये किशनगंज के भाग जो
किसी कारण से असुरक्षित है और एक बगल से पश्चिम बंगाल और दूसरी बगल से नेपाल के सीमाओं से घुसपैठियां जो जिस प्रकार उधर के सीमांचल में घुस रही है, उसका जो निश्चित रूप से जो चुनाव के समय गृह मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था कि हम सीमा को सुरक्षित करेंगे और बिहार के सीमा को, देश के सीमा को सुरक्षित कर रहे हैं। लगातार 3 दिनों से लगातार बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी के साथ पूरे प्रशासनिक बैठक कर रहे हैं। गृह विभाग के साथ बैठक कर रहे हैं, डीजीपी के साथ बैठक कर रहे हैं, सभी जिलाओं को 7 जिलाओं को डीएमएसपी के साथ बैठक कर रहे हैं। अब बैठक करके सीमा का सुरक्षा कैसे हो, कोई घुसपैठी बिहार के अंदर नहीं आवे, इसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं अमित शाह जी। इसके लेकर बिहार के जनता उनको बधाई देती है। और वहाँ सीमांचल की राज्य का चर्चा कहाँ हो रहा है, सीमांचल को सुरक्षित करने की चर्चा हो रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य लोगों को दोष मुक्त किए जाने के मामले में अब कांग्रेस द्वारा भी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, इससे यह साबित होता है कि जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में काम करती हैं और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। वडेट्टीवार आगे ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि एक समय जांच एजेंसियों की साख और सम्मान था, मगर झूठे आरोप और मामलों की वजह से उनकी विश्वसनीयता अब कम हो गई है। नहीं, ये अभी तो सिद्ध हो चुका है कि ये तपास सेंट्रल की जो एजेंसियां है, ये जो इन्वेस्टिगेशन जितने भी एजेंसी है, ये सरकार के पोपट बने हुए, सरकार के इशारे पर काम करते और राजनेताओं को ये जानबूझकर उसके ऊपर एक कार्रवाई करते, ये सिद्ध हो चुका है। अभी ये इन एजेंसियों का एक ज़माने में बड़ा रुतबा था, बड़ा सम्मान था, अब ये सब गवा चुके हैं। सरकार के इशारे पर इन्होंने जो काम करके, झूठे मुकदमे करके, झूठे आरोप लगाकर उन्होंने जो एक बवाल खड़ा किया था, उसके बारे में ये आज का निकाल और उनकी निर्दोष मुक्तता यही दर्शाती है कि एक बड़ा थप्पड़ जम के ये एजेंसियों के गाल पर जड़ा गया है। अभी ये सुधरे, नहीं तो गधे से भी बड़ी लात कल एहसास इन लोगों को होगा। इस तरह का वातावरण देश में बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने सीमांचल क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा और घुसपैठियों से निपटने की रणनीति की समीक्षा की। उस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि देश और राज्य दोनों से घुसपैठियों को हटाना हमारी पहली प्राथमिकता है और किसी भी परिस्थिति में उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, बिहार से आदरणीय गृह मंत्री जी और सभी राष्ट्र की सुरक्षा से, राष्ट्र की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है और एक एक घुसपैठी को बिहार से भी बाहर करना है, ये स्पष्ट है। सरकार लगातार इस पर नीतियां बनाती रही है और जो भी घुसपैठी है सबको बिहार से बाहर करेंगे। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने विधान परिषद में सरकारी विद्यालयों की बदहाल व्यवस्था का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के कई सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर मनमानी कर रहे हैं और कार्यालय में बैठकर सिर्फ औपचारिकताएं भी निभाई जा रही है, जबकि शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। उन्होंने कहा, सरकार ने मॉनिटरिंग के लिए निजी एजेंसियों को भी लगाया है, मगर उनके कर्मी भी हेडमास्टर से मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। विद्यालय तो जानता भी नहीं है कि कोई उनके यहाँ सफाई करने वाला है, ऊपर ही घी उचक खा लेता है। जहां जहां प्राइवेट एजेंसी को दिया गया कि ये जो हमारा परमानेंट स्टाफ है काम करने से कतराता है, इसलिए हम प्राइवेट एजेंसी से इसको नीट एंड क्लीन रखेंगे, एक भी विद्यालय में कुछ नहीं होता। और जब तक वहां के हेडमास्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक भुगतान करने का ये डीओ ऑफिस और एजेंसी दोनों मिल गया है और दोनों ढकरते रहता है महोदय। वही नहीं, आज इतने बड़े ढकरते रहता है खा के महोदय। आज आप देखिएगा बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है सरकार, वो सब डस्टिंग के बगैर खराब हो रहा है और यही स्थिति हॉस्पिटलों में भी है। इसलिए महोदय इसको बिना हेडमास्टर के
नो ऑब्जेक्शन दिए हुए भुगतान करने का सवाल नहीं हो सकता है। बिहार विधानसभा के चालू बजट सत्र में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से राज्य के जिला अस्पतालों में आईसीयू वार्ड्स की बदहाली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी की वजह से कई आईसीयू वार्ड क्रियाशील नहीं हो पा रहे हैं, जिससे मरीजों को महंगे निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य के 35 जिला अस्पतालों में से औरंगाबाद, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सहरसा, छपरा एवं सीतामढ़ी में आईसीयू संचालित है। 7 निश्चय 3 के तहत सभी जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा अस्पताल के रूप में विकसित करने हेतु नीतिगत निर्णय लिया गया है। शराबबंदी कानून और कैग रिपोर्ट को लेकर बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सत्तारूढ़ गठबंधन की प्रमुख पार्टियां भाजपा और जदयू कानून के सख्त क्रियान्वयन पर जोर देती हुई दिखाई दी, जबकि एनडीए की सहयोगी पार्टियां राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी इसके कार्यान्वयन पर सवाल उठाती दिखी। विपक्षी दल राजद ने कानून के प्रभाव और सरकार की जवाबदेही पर लगातार सवाल खड़े कर दिए हैं। राजद विधायक राहुल शर्मा ने सदन में कहा, होली जैसे पर्वों पर ही नहीं बल्कि पूरे साल गली गली और नुक्कड़ों पर शराब बेची जा रही है और होम डिलीवरी के जरिए शराब घर घर पहुंचाई जा रही है। होली के त्योहार के चलते नहीं, जब सारे लोग क्षेत्र में घूम रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सूखा नशा, शराब एकदम गली गली मोहल्ले मोहल्ले बिक रही है। तो आप जानते हैं कि सदन में लोग जो जनता की समस्या होती है उसको ला के रखते हैं, तो इसके कारण से ये बात बार बार उठ रही है और लोग चाहते हैं कि इसकी समीक्षा हो। और सारे लोग चाहते हैं, चाहे दबे जुबान में चाहे या फिर खुल के चाहें, सारे लोग चाहते हैं कि एक समीक्षा हो जिसमें पता चले कि सरकार ने इससे क्या पाया और क्या खोया, उसके बाद इस पर आगे निर्णय होना चाहिए। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि होली नहीं, हम तो मतलब निरंतर कह रहे हैं कि ये बात छुपी हुई नहीं है। आप आम जनता से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है। नीतीश जी ने ही जब पहली बार सरकार बनी थी तो पंचायतों में शराब बिक्री शुरू कराई थी और फिर बाद में अचानक से इसे रोक दिया। आज आलम यह है कि जो शराब दुकानों में मिलता था वो होम डिलीवरी हो रहा है और इसमें अब नाबालिग बच्चों को यूज़ किया जा रहा है। एक पूरे तरीके से संगठित गिरोह इसमें काम कर रहा है और सरकार को इसमें देखना चाहिए कि सामाजिक स्तर पर जो बदलाव हो रहे हैं, सामाजिक स्तर पर जो गिरावट हो रही है, इस कारण से उसको रोका जाए। कैग ने वही सारी रिपोर्ट में लेकर आई है जिसको विपक्ष ने हमेशा दिखाया है। आप देखेंगे इस सदन में भी इंदिरा आवास को लेकर सवालों को लेकर सत्ता पक्ष के और विरोधी दल के विधायकों ने मामला उठाया था और उनकी रिपोर्ट में ये आ गया कि एक दिन के अंदर घर बन जा रहा है, प्लिंथ लेवल से लेकर छत लेवल तक। आपने देखा होगा कि एक ही खाते में 5-5 लोगों की सब्सिडी भेज दी गई है। ये कृषि विभाग में इनपुट हुआ है। आप देखेंगे कि अलग अलग विभागों में जो खरीदारी हुई है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। इस वजह से आप देखें कि जो बात विपक्ष उठा रहा था, कैग रिपोर्ट में उस बात को पुष्टि किया है और बताया है कि नहीं, जो बिहार सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन है वो बहुत खराब स्थिति में है और यहाँ कहीं ना कहीं घोटाले की सरकार चल रही है। 70,000 करोड़ का जो उपयोगिता प्रमाण पत्र था वो 92,000 करोड़ 92,000 का 20,000 करोड़ बढ़ गया। तो आप देखिए, हम वही बात कहना चाह रहे हैं कि सरकार वित्तीय प्रबंधन में फेल है और कहीं ना कहीं अगर कल के डेट में यहाँ 50-60 हजार करोड़ का कोई घोटाला सामने आ जाए तो बड़ी मतलब। मजहब की लड़ाई क्या अब स्कूलों तक भी पहुंच गई है? जहां बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए वहां धर्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सवाल उठना लाजमी है। कच्छ जिले के नखत्राना तहसील स्थित देवपर प्राथमिक विद्यालय से संवेदनशील मामला सामने आया। आरोप है कक्षा 6 के कुछ छात्रों ने अन्य हिंदू छात्रों को स्कूल परिसर में नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया। बताया जा रहा है कि यह घटना जैसे ही हुई उसके बाद से ही छात्र काफी डर में हैं। डरे हुए छात्रों ने करीब 5 दिन बाद अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता चला गया। मेरा नाम शंभूलाल गोपाल लिमानी है। मेरा बच्चा इधर 6 शब्द में पढ़ता है, तो उसको कायमी टॉर्चर बहुत है। और शनिवार को जो घटना हुई तो शनिवार को उसने ये समझ लो कि मुस्लिम लड़काओं ने मिलके उसको दबाया और लगभग 8-10 बच्चा को नमाज पढ़ाया स्कूल के पीछे ग्राउंड में। तो हमको मालूम पड़ा तो हमने उसका एक्शन तो लिया, पर अभी भी शांत नहीं हुआ है। क्या मांग है आपकी? है सही से सब एक मिलजुल के रहे और पढ़ाई करे। इधर हम पढ़ाई करने भेजते हैं लड़के को, हम झगड़ा करने नहीं भेजते। और लड़का पढ़ सके ऐसा करो।
मेरा नाम सूर्योदय कुंजालाल पटेल है। मैं श्री देवपर प्राथमिक शाला में हेडमास्टर के फर्ज निभा रहा हूँ। तारीख 21 फरवरी को शनिवार को सुबह 10:30 बजे हमारी शाला के रमत गमत के मैदान में एक घटना हो गई, जिसमें स्टैंडर्ड 6 के मुस्लिम बच्चों ने हिंदू बच्चों को नमाज अदा कराई। ऐसी फरियाद हमको शाला छुट्टी हो जाने के बाद दोपहर बाद 3 बजे हिंदू बच्चे के फादर ने की। तो हमने सब बच्चों को और सब पेरेंट्स को इधर स्कूल में बुलाया और सबको चर्चा करके उसकी समाधान करवाया था। कितने बच्चे थे, मुस्लिम बच्चे कितने थे और हिंदू बच्चे कितने थे, आपको क्या माहिती आई? मेरे पास 3 बच्चे मुस्लिम बच्चे थे और 10 बच्चे हिंदू के थे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।